New Delhi Railway Station is one of the busiest railway stations of the country with an average of 4.3 lakh passengers and 400 trains daily. The station has 2 entries and exits. It has very high public transport accessibility by metro and bus system. Development of the area has been taken up to address the existing problems and provide world-class facilities to passengers. The station building will be redeveloped as a modern station with superior services for passengers, train operation and maintenance facilities. The concourse level has been planned at 9 meter above road level. Separate arrival and departure areas have been provided at concourse level on either side of the new station building. For seamless integration of various modes, multimodal transport hubs have been planned at both Ajmeri Gate and Paharganj. This will cater to each mode, providing direct connectivity to concourse level through lifts, escalators and skywalks. Ground floor will cater to intra-city buses, whereas upper levels will provide parking facilities for other modes. Ajmeri Gate side will also integrate with Delhi Metro with an underground passage, which will help passengers to access the railway station directly without coming on road. To ensure safe mobility of non-motorized transport, cycle tracks and footpaths have been proposed on all the roads in the development area. State Entry Road is envisaged as the complete pedestrian street to connect Connaught Place to the railway station. To promote public transport, an underground automated people mover APM linking all buildings with station building and public transport nodes has been proposed. अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 6 सितंबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 6 सितंबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं ना। वो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है खिमलोगा पास को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ब्रिक्स जो ग्रुप है ना, इसके रेफरेंस में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ब्रिक्स का पहला समिट है वो हुआ था रियो डे जेनेरियो में साल 2009 में। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो आखिरी कंट्री बनता है जो कि ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब बताना यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C बोथ 1 and 2 या फिर ऑप्शन D दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था वो बेसिकली वीडियो यहाँ पे बात करता है कि न्यू दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, उसको वापस से रीडेवलप किया जाएगा, एक नई बिल्डिंग क्रिएट की जाएगी। अब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। उसके पीछे का रीज़न है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने अभी 3 सितंबर को इस चीज़ को लेकर एक ट्वीट किया था। तो जैसे ही ट्वीट किया यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स शेयर करी गई हैं और वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। वो वीडियो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, तो अभी यहाँ पे फिर से वो न्यूज़ में आया है और मैंने आपको यहाँ पर उस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बता दी हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। आप देख पाओगे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये जो बिल्डिंग है ना ये इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी जो कि यहाँ पर नीचे पिक्चर के अंदर दी गई है। 2 बड़े बड़े मल्टी टावर्स नज़र आ रहे हैं।
2,22,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर इस पूरे के पूरे स्टेशन को बनाया जाएगा। इसके अंदर कार पार्किंग और भी बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पे बनाए जाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा था। अब होता क्या यहाँ पर, इसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, देखो बहुत सारे आर्टिकल्स ना अलग अलग बातें मेंशन करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो कि यहाँ पर मेंशन करता है कि इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंदर लगभग 4,700 से लेकर 4,800 करोड़ के आसपास का यहाँ पर खर्चा आ सकता है। जैसे यहाँ पर इसके बारे में चर्चा होनी स्टार्ट होती है, बहुत सारी न्यूज़ कवर हो जाती है, न्यूज़पेपर्स कवर करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक डिवाइड भी हो जाता है। डिवाइड मतलब यह है, कुछ लोग यहाँ पर फेवर में हैं और कुछ लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि हाँ, इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि यहाँ पर न्यू दिल्ली को और ज़्यादा वैल्यू देने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का कहना है कि देखो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी, काम ऐसे भी चल रहा है तो ज़रूरत नहीं थी, ये पैसा जो खर्च कर रहे हो उसको कहीं और पर लगाया जा सकता था। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर लिख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो पहला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। देखो इस वाले आर्टिकल को लाइवमेंट से लिया गया है, सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद लाइवमेंट का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पर इसको कवर कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू के अंदर प्रेजेंट नहीं था तो मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। देखो यहाँ पर मेंशन ये किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी 3 वाइट टाइगर्स ने जन्म लिया है। जैसा आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये एक वाइट टाइगर है, इसके सामने बहुत छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से आपको यहाँ पर ये 3 वाइट टाइगर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर इन 3 वाइट टाइगर्स ने जन्म लिया है दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क के अंदर 24 अगस्त को। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन चुकी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन ये किया जा रहा है कि अपने आप में ये एक बहुत रेयर सी बात नज़र आती है, क्योंकि ऐसा जो हुआ था वो साल 2015 में हुआ था आखिरी बार दिल्ली के ज़ू में, जब सक्सेसफुली यहाँ पर किसी टाइगर ने किसी दूसरे टाइगर को जन्म दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का पर्पज़ यह है कि जो दिल्ली ज़ू है ये सक्सेसफुल हो चुका है इस वाइट टाइगर की ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3 वाइट टाइगर्स ने जन्म लिया है। फिर यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि अभी क्या होगा कि लगभग 1 महीने तक इन छोटे छोटे वाइट टाइगर्स को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा, इनको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है ना, और एक तरीके से बिल्कुल केयर की जाएगी। मेंशन ये किया जाता है कि जो तीनों के छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हेल्दी हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर जो इसकी मदर है वो भी यहाँ पर काफ़ी हेल्दी है। ये सारी बातें भी यहाँ पर बताई जाती हैं। अब करना क्या है, ये तो आपने आर्टिकल की कहानी पढ़ ली, करंट इशू पढ़ लिया। इसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो बैकग्राउंड के अंदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को लिखित के फॉर्म में दे रहा हूँ, यानी कि रिटन के फॉर्म में, जिससे कि आप लोग यूज़ कर सको अपने नोट्स के अंदर उसको। तो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हो कि 7 साल में पहली बार यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। अगर हम लोग वाइट टाइगर की बात करें, जैसा आप लोगों ने टाइगर देखे होंगे वैसे ऑरेंज कलर के वो होते हैं, ब्लैक कलर की उनके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, वो आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो वो बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। अब वो उसी प्रकार का ये वाइट टाइगर भी है, लेकिन होता क्या है, इस वाइट टाइगर के अंदर कलर की कमी है, पिगमेंट की कमी है ना। यहाँ पे इसके अंदर पिगमेंट नहीं है। क्या है मुद्दा, आगे बताऊँगा। अगर इंडिया के अंदर बात करें, जो वाइट टाइगर्स है वो ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो रेवा है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। साल 2016 के अंदर दुनिया का पहला वाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट मुकुंदपुर के अंदर, ठीक है ना। तो मुकुंदपुर के अंदर जो सतना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दुनिया का पहला वाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन हुआ है साल 2016 में। तो वाइट टाइगर न्यूज़ में है, कभी कभी न्यूज़ में आ रहा है, मतलब पहले तो कभी न्यूज़ में आया ही नहीं है काफ़ी लंबे समय से। तो बेसिकली ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में जो पहला वाइट टाइगर है ना, वो मध्य प्रदेश के अंदर स्पॉट किया गया था विंध्या रेंज के अंदर 1915 में, मतलब पहला वाइट टाइगर 1915 के अंदर देखा गया था मध्य प्रदेश के अंदर में। फिर उसके बाद में इसकी ब्रीडिंग करवाने को स्टार्ट किया गया। सोचा कि यहाँ पर और भी वाइट टाइगर्स होने चाहिए, और इनकी ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा रेयर तरीके से होती है। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1915 में पहला वाइट टाइगर देखने को मिला, लेकिन 1920 में 5 साल बाद हम लोगों ने देखा कि पहला वाइट टाइगर था जिसकी डेथ भी हुई है। अब ये वाइट टाइगर मध्य प्रदेश के अलावा इंडिया में और ही बहुत सारे स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो टाइगर्स हैं ना, इनके जो फर हैं वो वाइट कलर के हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया।
उसके पीछे का रीज़न क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके पीछे का रीज़न है कि इनमें एक कलर की कमी है, एक पिगमेंट की कमी है, और वो क्या है, वो है फियोमेलेनिन। ध्यान रखना, फियोमेलेनिन, इसकी यहाँ पर कमी है। और ये फियोमेलेनिन बाकी सारे टाइगर्स के अंदर, जैसे बंगाल टाइगर्स है, उनके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। लेकिन इस वाइट टाइगर के अंदर इसी पिगमेंट की आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा डेटा था वाइट टाइगर्स को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसका दबा दो। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, साथ में मिलकर 1 सेकंड लगेगा। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक आर्टिकल यहाँ पर आपको नज़र आता है, सेंटर सीक्स टाइम फॉर डिसीजन ऑन स्टूडेंट्स हु फ्लेड यूक्रेन। मुद्दा क्या है समझते हैं। आपने देखा कि फरवरी के मंथ में लगभग 24 फरवरी के आसपास रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्टार्ट होता है। रशिया क्या करता है, यूक्रेन को अटैक करना स्टार्ट करता है, यूक्रेन के ऊपर बॉम्बार्डिंग से स्टार्ट होती हैं। और उस समय पर क्योंकि एकदम से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो हमारे इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे होते हैं मेडिकल की, है ना। मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको यूक्रेन में देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया के हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं, 20,000 के आसपास। अब यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि जैसे जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आपको पता होगा हमने एक ऑपरेशन चलाया था। अच्छा, उस ऑपरेशन का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने उन 20,000 बच्चों को यूक्रेन से निकाला था और इंडिया वापस से लेकर आए थे। तो इंडिया में अब वो 20,000 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में किया कर रहे थे। ये तो इसका बैकग्राउंड हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, कब सिचुएशन सही होगी यूक्रेन के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लोगों की पढ़ाई का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा टेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर रिसेंटली काफ़ी सारी पिटीशंस भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट से पूछा जाता है और यहाँ पर बोला जाता है कि देखो हमारी जो पढ़ाई है क्यों ना इंडिया में करवा दी जाए। यानी कि जो ये 20,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन से आए हैं, इनको प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उनके अंदर एडमिशन क्यों ना दे दिया जाए। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाली जाती है। हालांकि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है हमारी, खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके साथ में डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है। केंद्र सरकार ने थोड़ा सा टाइम मांगा है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा डिसीजन लेने के लिए। केंद्र सरकार तक ये जब मुद्दा पहुंचा है तो उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ पर सोच कर बताएंगे। और इसी वजह से कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को टाल दिया है सितंबर 15 तक, कि 15 सितंबर को यहाँ पर इस मुद्दे की सुनवाई की जाएगी। अब यहाँ पर देखो, कहना यह भी है कि एक तरफ से लोगों का कहना है कि हम जो 20,000 बच्चे हैं उनको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ये एक प्रश्न ये उठाता है, क्या ये जो 20,000 जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम लोग अपने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डाल दें? क्या इतनी इंडिया के पास में कैपेसिटी है कि इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डाला जाए? अगर कैपेसिटी है तो वो बताओ। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार बोलती है थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम अपना डिसीजन आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि देखो बहुत सारे जो बच्चे यूक्रेन के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उन्होंने ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, लेकिन उनको सरकारी सीट मिली नहीं थी। तो क्या होता है यहाँ पर कि उन्होंने नीट क्लियर किया, तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन ये किया जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि इन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में डाल दिया जाए, तो वो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो बेसिकली इस चीज़ को लेकर 15 सितंबर को यहाँ पर एक मुद्दा आने वाला है, तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट इशू होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये चर्चा में रहेगा, तो इसके बारे में एक आइडिया ज़रूर रखना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, प्रिवेंशन डिटेंशंस रोज इन 2021। मतलब साल 2021 के अंदर जो प्रिवेंशन डिटेंशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है? देखो मान लो यहाँ पर कहीं पर कोई भी इशू चल रहा है, अब वहाँ पे कोई सस्पेक्ट यानी जिसके ऊपर शक है, जो कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक शक है उसके ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि अगर उसके ऊपर शक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके अंदर में कस्टडी में ले सकते हैं। यानी कि वो कुछ गलत करे उसको पहले यहाँ पर रोक लिया गया और एक तरीके से यहाँ पर रोकने के बाद में उसको कस्टडी में ले लिया गया।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको प्रिवेंशन डिटेंशन देखने को मिलेगा। तो मेंशन ये किया जाता है कि साल 2021 के अंदर जो प्रिवेंशन डिटेंशन के केसेस हैं ना, वो 23.7% से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। जब आप लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है प्रिवेंशन डिटेंशन साल 2017, 18, 19, 20, 21, ये आप देखोगे पिछले साल का डेटा भी है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे साल 2021 में जो प्रिवेंशन डिटेंशन था इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो लगभग 483 के आसपास था, कि 483 लोगों को कस्टडी में लिया गया, बाकी 242 लोगों को रिलीज़ कर दिया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में है। बाकी और भी बहुत सारे प्रिवेंशन डिटेंशन को लेकर एक्ट आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम लोग UAPA के नाम से जानते हैं। इसका काम भी क्या है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, मान लो किसी के ऊपर शक है जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री को प्रॉब्लम पहुँचा सकता है, हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ यहाँ पर काम कर सकता है, तो बेसिकली उस चीज़ को रोकने के लिए उसको पहले से यहाँ पर कस्टडी में ले लिया जाता है UAPA एक्ट के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको कस्टडी में, उसको डिटेंशन में लिया जाएगा, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं। तो होता यह है कि जो NCRB है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB एक बॉडी है जो कि क्या करती है, पूरे साल के अंदर कितने कितने क्राइम्स हुए हैं, किस किस प्रकार के क्राइम्स हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर एक डेटा लेकर आती है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा साल 2021 का जो रिपोर्ट NCRB ने वो रिलीज़ कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। आप सिर्फ करना क्या है, NCRB बाय दीपक यादव डाल देना यूट्यूब के ऊपर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेंशन ये किया जाता है कि NCRB की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग साल 2021 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो केसेस हैं वो 1.1 लाख के आसपास देखने को मिले हैं। मतलब 1,10,000 के आसपास जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में कस्टडी में लिया गया था। ये यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये भी यहाँ पर बताया गया। जो आप लोग पिछले साल को देखोगे तो उस समय भी यहाँ पर 1 लाख के आसपास थे। या आप देखोगे 2017 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन करे गए थे वो लगभग 98,700 के आसपास केसेस थे। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे 2018, 2019, 2020 आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी ईयर के अंदर 98,000, 90,000, 1 लाख के आसपास है। लेकिन साल 2021 के अंदर जो डेटा आया है उसमें मेंशन किया गया कि भैया 1,10,683 यानी कि 1,10,683 के आसपास यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशंस देखने को मिले हैं साल 2021 के अंदर केवल, जिसमें से यहाँ पर मतलब इनमें से ही लगभग 24,525 यानी कि 24,525 लोगों को अभी भी यहाँ पर कस्टडी में रखा गया है। अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो वो डिटेंड रखे गए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर कस्टडी में देखने को मिलेंगे, ये डेटा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब आने वाले टाइम पर इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो सकती है, तो आप लोग ज़रूर से इसके बारे में ध्यान रखना। हो सकता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं एडिटोरियल पब्लिश हो जाए कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्या है इस चीज़ को लेकर। तो अब यहाँ पर बोला यह जाता है कौन कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया गया। जैसे मैंने आपको बताया UAPA का इस्तेमाल किया गया था। UAPA के साथ में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट का यूज़ किया गया, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल किया गया। तो ये अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग एक्ट के माध्यम से प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में NDPS एक्ट हो गया, यानी ड्रग्स वाले केसेस के अंदर भी हुआ है, प्लस यहाँ पे कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उस केस में भी हुआ है। तो अलग अलग केसेस के अंदर लोगों को यहाँ पर कस्टडी में लिया गया है, अलग अलग एक्ट यानी अलग अलग कानून का यूज़ कर कर, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन को कभी कभी नज़रबंद कानून भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हिंदी के अंदर ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि एक नज़रबंदी कानून है ना, ऐसा भी यहाँ पर आपने देखा होगा हिंदी में बोल दिया जाता है। चलो उसके बाद यहाँ पे ये था बस खाली इस आर्टिकल के अंदर, कुछ अलग से डेटा आपको नहीं निकालना है, इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आपको यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखना है, वो यह है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बारे में आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखना है, स्क्रीन पर देखो। सबसे पहली बात, NCRB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्राइम को लेकर हर साल रिपोर्ट तो पब्लिश करता है,
उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस इसके आते हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं। अब वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लिखना क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे लिखना एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स। तीसरा लिखना प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जेल के मतलब जेल का पूरा क्या स्टेटस आज के टाइम पर, जेल के अंदर क्या सिचुएशन है, उसके बारे में यहाँ पर लिखता है ये। फिर एक रिपोर्ट आती है रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी कितनी वेमेन मिस हुई है, कितने चिल्ड्रन मिस हुए हैं, उनको लेकर पूरी की पूरी रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो ये 4-5 रिपोर्ट्स, ये 4-5 पब्लिकेशंस है जो कि यहाँ पर एनसीआर भी लेकर आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर में बहुत बार यहाँ पर पूछे गए यूपीएससी के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बार डिस्कशन किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी क्या है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, यानी कि जब आप लोग न्यू दिल्ली में जाओगे तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच में जो रास्ता आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली राजपथ वाला एरिया है। उसी राजपथ पर आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर परेड वगैरह होती है ना, ये आपने देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पिछले 20 महीने से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारी चीज़ें नई बनाई जा रही हैं। इस पूरे एरिया को वापस से रीडेवलप कर दिया गया है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, नए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस बनाए गए हैं, रेसिडेंट बनाया गया है। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर नई बनाई गई हैं उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर यह हो चुका है तैयार, और हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं 8 सितंबर को। तो आज 6 सितंबर है, परसों यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और चीज़ एडिशनल वे में है, वो ये है कि जो राजपथ का नाम है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। राजपथ का नाम यहाँ पे कर दिया जाएगा कर्तव्य पथ, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। सिंपल बात हो गई। तो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, ये लाइव मिनट के अंदर पब्लिश हुआ था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में, ठीक है ना। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यानी कुछ ऐसे मगरमच्छ जो कि खारे पानी में रहना पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे जो क्रोकोडाइल्स हैं वो अपने अंडे से निकले हैं, ठीक है ना। तो लगभग 3700 के आसपास जो बेबी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो अंडे से निकल कर आए हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क वाटर बॉडीज़ की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ही सारे अंडे थे, अलग अलग जगह से यहाँ पर एक तरीके से इनका जन्म हुआ है, इन सभी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिली है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या है, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा नहीं, पूछ चुका है, तो आपको पढ़कर जाना है इसके बारे में। तो क्या है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, आकर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, आज के टाइम पर भारत में आपको काफ़ी सारी क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से जो ये सॉल्ट वाटर वाला क्रोकोडाइल है जिसको हम लोग सॉल्टी के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है। और जैसे मैंने आपको बताया इसको ब्रैकिश वाटर में रहना पसंद है, यानी खारे पानी में रहना पसंद है, इस वजह से यहाँ पर इसको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जो सॉल्ट का लेवल होता है उसको भी ये टॉलरेट कर सकता है और बहुत लंबा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकता है। मतलब ओपन ओशियन में जो खुला समुद्र है उसके अंदर भी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है ये समुद्र की वेव का इस्तेमाल कर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हैबिटेट्स की अगर हम लोग बात करें कहाँ पर पाया जाता है, देखो इंडिया के अंदर 3 लोकेशंस है जहाँ पर आपको ये सॉल्टी देखने को मिलेगा या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। नोट डाउन करो 3 लोकेशंस, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सुंदरबन है, भितरकनिका नेशनल पार्क है और साथ ही साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि इंडिया के अंदर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसके अलावा भी आपको 2 और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ देखने को मिल जाती हैं। वैसे तो आपको भारत के अंदर टोटल 3 क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, और वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं आपको पता होगा। घड़ियाल के बारे में आपने सुना होगा, एक है घड़ियाल, दूसरा है मगर क्रोकोडाइल और तीसरा खुद ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मगर क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस प्लास्ट्रिस, और घड़ियाल की बात करते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है गेवियालिस गेंगेटिकस, ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये खासकर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स में भी आपको ये क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। आज के टाइम पर इनकी संख्या
कम भी हो रही है। उसके पीछे का कारण यहाँ पर यह है कि खतरा, थ्रेट क्या है, देखो जहाँ पे ये रह रहे हैं वो एक तरीके से एरिया जो है, मतलब इंडिया के अंदर तो अच्छी खासी संख्या है इनकी, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे थ्रेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर कुछ थ्रेट है इनको, तो थ्रेट के अंदर पहला है कि जहाँ पर ये रह रहे हैं उस एरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एरिया यहाँ पर बर्बाद होता चला जा रहा है। या फिशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रोकोडाइल हैं एक तरीके से उनको डैमेज पहुँच रहा है। प्लस यहाँ पे क्रोकोडाइल को हंट कर लिया जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल के कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों के पर्पस से भी इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इनकी हंटिंग वगैरह भी की जाती है। बाकी अब आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट यह है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका IUCN स्टेटस में बेसिकली ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब अच्छी खासी इसकी संख्या है, ज़्यादा परेशान वाली बात नहीं है। नहीं तो आपको पता होगा कि ऐसे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरीज भी होती है जहाँ पे संख्या जानवर की ख़त्म हो रही होती है, तो बेसिकली इसको लीस्ट कंसर्न वाली कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में है, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। वैसे साथ ही साथ में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको अगेन यहाँ पर भले संख्या अच्छी खासी हो, लेकिन उसको रिगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से हम लोग इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है इस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, देन उसके बाद वर्ल्ड पेज पर आएंगे, पेज नंबर 15 के ऊपर आपको कुछ भी काम का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आप देखोगे श्रीलंका, उसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग न्यूज़ कवर की गई जो कि हमारे काम की नहीं है। लेकिन इसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल है जिसको हम लोगों ने बहुत पढ़ा भी है और अगेन न्यूज़ में आया, तो चलो फिर भी हम लोग इसको एक बार कवर कर लेते हैं। आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है चाइनाज शी जिनपिंग टू विजिट कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर 14 सितंबर को ये पहुँचेंगे कजाकिस्तान और फिर उसके बाद में 15 सितंबर को पहुंचेंगे उज़्बेकिस्तान। ये बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, आसपास में जुड़ी हुई हैं, तो ट्रैवल करना बहुत आसान है। तो क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको पता होगा 15 सितंबर में उज़्बेकिस्तान के अंदर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट होने वाला है, SCO की मीटिंग होने वाली है। तो इस SCO की मीटिंग को अटेंड करेंगे चाइना के ये शी जिनपिंग। साथ ही साथ में यहाँ पे PM मोदी भी जाने वाले हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी होने वाले हैं। ये सब लोगों का अटेंडेंस होने वाला है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के अंदर में। तो आने वाले टाइम पर एक इस मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाली है, एक SCO मीटिंग होने वाली है जहाँ पर इंडिया, चाइना, रशिया भी होंगे और उसके साथ साथ आने वाले टाइम पर G20 समिट भी होने वाला है। जो G20 का समिट है वो इंडोनेशिया में होगा, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हो ये सभी कंट्रीज़ प्रेजेंट होंगी। अगेन यहाँ पर भी इंडिया, चाइना, रशिया प्रेजेंट होंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो देखेंगे क्या डिस्कशन होता है, या बॉर्डर को लेकर जो इश्यूज़ हैं इंडिया चाइना के बीच में, उसको लेकर कोई बातचीत होती है, वो सब आने वाले टाइम पर बात की जाएगी जब ये मीटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन करना क्या है, इस आर्टिकल में आपने पढ़ लिया तो इसका बैकग्राउंड देखो, इसमें से कुछ काम का निकल रहा है। तो इतना पढ़ रहे हो मेरे साथ में तो आप समझ गए होंगे क्या काम का निकल रहा है। SCO समिट निकल रहा है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये बॉडी क्या है। तो आओ जल्दी से यहाँ पर इसके बारे में एक बार गो थ्रू करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी देश इसका हिस्सा हैं, उन सब की सरकारें यहाँ पर आपस में मिलकर काम करती हैं। इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था साल 2001 में। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब SCO आया था ना, तो SCO को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं जाना जाता था। 2001 से पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। रीज़न क्या है, साल 2001 से पहले इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 देश हुआ करते थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था। लेकिन साल 2001 में होता क्या है, इसके अंदर उज़्बेकिस्तान को भी ऐड किया जाता है। तो उज़्बेकिस्तान जैसे यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसका नाम बदल देते हैं, शंघाई 5 से इसका नाम SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। फिर 2001 से लेकर 2016 तक ऐसी यहाँ पर बॉडी चलती रहती है। 2017 के अंदर फिर से एक बदलाव होता है। 2017 में इंडिया, पाकिस्तान भी यहाँ पर इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन जाते हैं। 17 सितंबर 2021 को यहाँ पर, यानी कि देखो क्या हुआ, 2017 तक इंडिया, पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए। अब होता क्या है कि 2017 तक 8 मेंबर्स इसके हो चुके हैं।
अब एक नवा मेंबर भी आता है, यानी पिछले साल 2021 में सितंबर के मंथ में एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि ईरान भी एक फुल मेंबर होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। तो ये पिछले साल इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। बाकी जो बॉडी है पूरी की पूरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इसका काम यह है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके आपस के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाना, आपस में विश्वास करें, कोऑपरेट करके काम करें, है ना। प्लस यहाँ पे व्यापार हो गया, इकोनॉमी हो गया, रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर आपस में कोऑपरेशन दिखाएं। प्लस यहाँ पे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें एजुकेशन के मामले में, शिक्षा हो गई, साथ ही साथ एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज़्म हो गया, और जो हमारा एनवायरमेंट को बचाने का यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे मुद्दे हो गए। इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करें, ये इनका एक पर्पस देखने को मिलता है। मेंबरशिप की बात करें तो कितने मेंबर्स इसके, तो ये सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। क्वेश्चन बनते रहते हैं। आज का एग्जाम्पल यही है कि जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है ना स्टार्टिंग में, वो ब्रिक्स ग्रुप को लेकर है, और ऐसे बॉडीज़ को लेकर क्वेश्चंस आते रहते हैं। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो उसके अंदर एक हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है। ये कुछ अलग अलग यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट है, वो आपको चाइना के बीजिंग शहर में देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो बेसिकली 4 एडिटोरियल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर बात करता है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो गोरबाचेव हैं, इनकी डेथ होती है, तो उनके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से कोल्ड वॉर को यहाँ पर ख़त्म किया गया था, लेकिन वही सिचुएशन वापस से लौट रही है। दूसरा यहाँ पर एडिटोरियल है, आपको पता होगा जो साइरस मिस्त्री हैं, एक्स चेयरमैन टाटा स्कैन्स के, तो उनकी रिसेंटली मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट के अंदर। तो कार एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। तो एक डेटा यहाँ पर मिला है। तीसरा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान को लेकर एक डेटा पॉइंट है, जो व्यापार को लेकर एक डेटा पॉइंट है वो प्रेजेंट किया गया है, वो डिस्कस करेंगे। चौथा आर्टिकल LGBTIQ कम्युनिटी से संबंधित है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है, कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर दिया गया है। क्या होती है कन्वर्जन थेरेपी, क्यों इसको बैन किया गया है, LGBTIQ कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी बातें उस आर्टिकल में कवर की गई हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आया है, तो इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। अब डिस्कशन से पहले सबसे पहले हम लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर नीचे देखो, आज का मेंस क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट है। सेटलिंग ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्रिटिकली एनालाइज। मतलब यह है कि इंडिया के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के साथ में हमारे और उन कंट्रीज़ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर को लेकर विवाद देखने को मिलता है। तो उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैनेज करना, उसको सेटल डाउन करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, एक बहुत कठिन काम आपको देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, क्या ये वाकई में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? इस चीज़ को लेकर आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस देना है। अब क्रिटिसाइज़ नहीं करना है इस चीज़ को, आपको एनालाइज करना है डिटेल से, ठीक है ना। इसकी आलोचना नहीं करनी है, क्रिटिकली मतलब आलोचना नहीं करनी है, लेकिन डिटेल में एक एनालिसिस देना है आपको कि क्या इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैनेज करना एक मुश्किल काम है। अब अच्छी तरीके से आप लोग ड्रॉ करके इसके बारे में आंसर लिख सकते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल मिलेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे, आप देखोगे लगभग 29,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद में एटलीस्ट 2 आंसर्स को रिव्यू करना है अपना आंसर सेंड करने के बाद में। इससे क्या होगा, जब आप लोग वो 2 आंसर्स को देखोगे तो उसमें कुछ यूनिक पॉइंट्स होंगे जो कि आप अपने पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। प्लस अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उनको वहाँ पे बता सकते हो। तो एक कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है जो कि काफ़ी सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। रोज़ाना लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाओ, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं अपने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। आज का जो पहला एडिटोरियल है वो अरुण मायरा साहब ने लिखा है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो,
एडिटोरियल जो है ना, ये बेसिकली ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, यानी कि एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। वो राइटर यहाँ पर लिखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं क्या इनके नाम ध्यान रखने, नहीं। देखो यहाँ पर जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे कि इनका नाम भी ध्यान रखना है। आपको नाम बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, किसने आर्टिकल लिखा है किसने नहीं लिखा है, उससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस खाली ऐसे बता दिया जाता है कि यहाँ किसने लिखा है। चलो फिर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दी गई है गोर्बाचेव, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गांधी। इन तीनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन यहाँ पर समझाया गया है। अच्छा, ये बातें यहाँ पर क्या बताई जा रही हैं, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑथर यहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली गोर्बाचेव की डेथ हो जाती है। अब इनका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। अब इसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में भी पढ़ाया था। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सब कुछ समझेंगे। ये आपको देखेंगे पिक्चर के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव। इनका एक बहुत बड़ा रोल है। कोल्ड वॉर के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, शीत युद्ध के बारे में। तो उस कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के पीछे का जो व्यक्ति हैं वो आपको ये देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इनके बारे में चर्चा की जा रही है, इनकी तारीफ़ों के बारे में चर्चा की जा रही है। गोर्बाचेव थे कौन, आपको पता होगा, यूएसएसआर, यानी कि जो सोवियत यूनियन था, जो यूएसएसआर था, जो कि एक टाइम पर 16 कंट्रीज़ का पूरा ग्रुप हुआ करता था। 1991 में जो यूएसएसआर टूटता है, उसके बाद में उसमें से 15 देश निकलते हैं, रशिया अलग हो जाता है, बाकी 15 कंट्रीज़ अलग निकल जाती हैं। ये आपको बेसिक्स पता हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी सोवियत यूनियन, यानी कि जो पहले पूरा का पूरा एक ग्रुप हुआ करता था, पूरा बहुत बड़ा सा यूएसएसआर हुआ करता था, उस यूएसएसआर के अंदर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उस कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे गोर्बाचेव। तो गोर्बाचेव का एक बहुत बड़ा रोल था यूएसएसआर के अंदर, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे यूएसएसआर में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब तक यूएसएसआर टूटता है तब तक आप देखोगे ये ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या रोल रहा है उसके बारे में बताया गया। वैसे बात आपको ये देखने को मिलेगी कि रिसेंटली यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु हो जाती है, लगभग ये 91 ईयर्स के हो जाते हैं, लेकिन इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आए, और उसकी वजह से यह एडिटोरियल भी लिखा गया है। गोर्बाचेव वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई चल रही थी कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की, वो यहाँ पर ख़त्म करी है। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर कोल्ड वॉर को देखते हो ना, जो शीत युद्ध था, वो बेसिकली किस किस के बीच में था। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ पे यूएसए था, यूएसए के साथ साथ यहाँ पर इसके एलाइड यानी इसके साथी कंट्रीज़ जैसे यूके वगैरह थे, ये सब साथ में थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर ईस्ट था, ईस्टर्न सेक्टर में आपको रशिया देखने को मिलता था, यानी कि उस समय का जो यूएसएसआर था वो हुआ करता था। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोल्ड वॉर चला था। अब ये वॉर ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई हाथापाई चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, लड़ाई वगैरह नहीं थी। ये वॉर इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड वॉर बोला गया है। अब हुआ यहाँ पर क्या था कि बेसिकली जो यहाँ पर आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं ना, ये क्या अपनाती थी, ये बेसिकली कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही हैं, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को। और इधर यहाँ पर जो रशिया आपको देखने को मिलेगा, जो यूएसएसआर था, बेसिकली यहाँ पे आपको कम्युनिज्म नज़र आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कम्युनिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि साम्यवाद। अब होता यह है कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी यहाँ पर ये लोग फॉलो करते हैं। इसी आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, कैपिटलिज्म में लोगों को, इंडिविजुअल्स को छूट मिलती है कि वो अपने बिजनेसेस को ओन करें। जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना सीखा, बिज़नेस को लगाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली वो सब कैपिटलिज्म के अंदर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुराइयाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, दोनों ही एस्पेक्ट आपको नज़र आएंगे। क्योंकि हुआ ये था, बिज़नेस स्टार्ट हो रहे थे, लोग यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, लोगों को छूट मिली हुई थी, तो लोग यहाँ पे लोगों का शोषण भी कर रहे थे, ठीक है ना। उनसे 24-24 घंटे काम करवा रहे थे, उनको टाइम पे सैलरीज नहीं दे रहे थे। तो उस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं कैपिटलिज्म के अंदर। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी बिज़नेस से पैसा कमाया गया, जो भी प्रॉफिट आया, वो सब इंडिविजुअल लोग ही रख लिया करते थे, जो बिजनेसमैन है वो सब रख लिया करते थे। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म में यहाँ पर सरकार का एक बहुत बड़ा रोल आता है, गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है सारी चीज़ों को, बिजनेसेस को। गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं सारे बिजनेस सेक्टर को गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में कोई व्यक्ति अगर प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, तो उसका एक्सेस इनकम सरकार के पास में जाता है। सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है कम्युनिज्म के अंदर में। तो ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म यहाँ पे देखने को मिलता था। अब कोल्ड वॉर होने के पीछे का रीज़न आपको पता है कि हो ये रहा था कि लगातार टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही थी, वेपन्स डेवलप हो रहे थे, हथियार डेवलप हो रहे थे। तो इसी चीज़ को लेकर जो डेवलपमेंट में ये दोनों आगे निकल रहे थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में इसी चीज़ को लेकर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की, वेपन्स को डेवलप करने की एक पूरी की पूरी लड़ाई चल रही थी,
ठीक है ना। अब वो लड़ाई चलती रहती है, लेकिन 1991 में वो लड़ाई समाप्त होती है। क्यों समाप्त होती है? क्योंकि 1991 में जो यूएसएसआर है वो खुद टूट जाता है पूरी तरह से, है ना। अभी मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। दूसरा, यहाँ पर गोर्बाचेव का एक बहुत बड़ा रोल ये था कि जो ये लड़ाई खत्म हुई है ना कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, उसके पीछे का कारण गोर्बाचेव है। गोर्बाचेव ने ही यहाँ पर क्या किया, इस लड़ाई को ख़त्म करवाया, इसको एंड करवाया, जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था कोल्ड वॉर को ख़त्म करवाने के लिए। दूसरा, यहाँ पर गोर्बाचेव का एक और फोकस था कि लोग न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना बढ़ें, और इसी चक्कर में गोर्बाचेव ने क्या किया, यूएसए के साथ में अग्रीमेंट भी किया था, एक डील भी करी थी कि हम लोग न्यूक्लियर आर्सनल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब गोर्बाचेव शांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, है ना। जो उस समय लड़ाई थी उसके बाद यहाँ पे वो शांति की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आज के टाइम पर जो रशिया है वो अलग है। गोर्बाचेव का कुछ समय था जो कि वहाँ पर उन्होंने शांति की तरफ बढ़ाया पूरा हाथ, लेकिन बाद में व्लादिमीर पुतिन आ जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर वापस से अपनी ऑथोरिटेरियनिज्म यहाँ पे वापस से गेन करी है। मतलब सरकार का वापस से एक बहुत बड़ा रोल आ चुका है। मैं आपको बता दूं, गोर्बाचेव ने कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आए थे जब ये अपने समय पर कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बने, सेक्रेटरी जनरल बने। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को फ्रीडम देना स्टार्ट किया। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने का हक दिया गया, क्योंकि उससे पहले कम्युनिज्म में लोगों को बोलने का हक नहीं मिलता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे लोगों को मिलने लगेगी, और इस छूट के साथ साथ में यहाँ पे लोगों को ओपननेस मिलने लगा, खुलकर यहाँ पर लोग अपना बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस प्रकार की छूट मिल रही थी लोगों को। लेकिन क्या होता है, जब व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो वापस से जो ऑथोरिटेरियनिज्म है वो आ जाता है, यहाँ से सरकार का सारा कंट्रोल आता है। और इसी चक्कर में जो गोर्बाचेव है और व्लादिमीर पुतिन है, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट, एक लड़ाई बरकरार रहती है। क्योंकि गोर्बाचेव जब है ना, जब व्लादिमीर पुतिन के हाथ में सारी चीज़ आती है, तो गोर्बाचेव स्टार्टिंग में तो सपोर्ट करते हैं कि हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने रशिया का जैसे ही टूटा 1991 में, उसके बाद में व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को स्टेबल कर दिया, ठीक है ना, सही से यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर गोर्बाचेव तारीफ़ करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता रहता है, सिचुएशन बदल जाती है। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, मीडिया के ऊपर पूरी तरह से, मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दिया, जिससे गोर्बाचेव काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। गोर्बाचेव का यहाँ पर कहना यह है, मैं एक तरफ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने के बारे में चर्चा करता हूँ, और यहाँ पे लोगों के ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक लगा दी गई है वापस से। इसी चक्कर में यहाँ पर गोर्बाचेव और व्लादिमीर पुतिन की आइडियोलॉजी के बीच में, इन दोनों के आइडियाज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और इसी चक्कर में जब रिसेंटली गोर्बाचेव की मृत्यु होती है, जब इनका फ्यूनरल किया जाता है, जब इनको दफनाया वगैरह जाता है, तो उस समय पर व्लादिमीर पुतिन नहीं जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। हालांकि गोर्बाचेव इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उसके बावजूद भी। ये आपको पूरा का पूरा मुद्दा समझ में आया, जो कि यहाँ पर ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के अंदर क्या चल रहा है वो यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश करी है। फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो, अगर हम लोग बात करते हैं वैसे किसी भी कंट्री के अंदर लोगों की, नेशन के सिटीजन्स की, जो लोग हैं यहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर, वो कब अच्छे रहेंगे, जब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहेगी। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो खुशहाल से जी रहे हैं। यहाँ पे लोग 70 साल तक इनकी एवरेज एज है, यानी 70 साल तक व्यक्ति जीता है। दूसरी तरफ यहाँ पर है लोग 55 साल तक जीते हैं। तो कौन सा नेशन बढ़िया रहेगा? यहाँ पर ये वाला बढ़िया रहेगा, क्योंकि 70 साल तक लोग एवरेज लोग जी रहे हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर वही नेशन बढ़िया है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे अच्छी खासी नॉरिशमेंट लोगों को मिल रहा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, वायलेंस बहुत कम है, वही कंट्रीज़ अच्छी हैं, है ना। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उनकी जीडीपी आपको, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अमेरिका की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देखने को मिलेगी, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर परफॉर्मेंस उसका बहुत पुअर है। लोग यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं सकते। वहीं पर एग्जाम्पल हो गए क्यूबा का, तो क्यूबा भले यहाँ पर उनकी इनकम पर कैपिटा है वो कम हो, उनकी इकोनॉमी कम हो, लेकिन वहाँ पे लोग लंबे समय तक जी रहे हैं, खुशहाल तरीके से वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लंबे समय तक जी रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वायलेंस कम है। भले यहाँ पर इतना कुछ इकोनॉमी यहाँ पर उनके हाथ में ना हो, लेकिन फिर भी वायलेंस कम है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला कि जो लोग हैं वो थोड़े हैप्पी हैं, तो बेसिकली वो सिचुएशन ज़्यादा सही है। भले यहाँ पर यूएसए की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो क्यूबा थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर रखी गई है ऑथर के थ्रू। फिर राइटर यहाँ पर मेंशन ये करते हैं कि देखो,
जो ये लड़ाइयाँ चली थी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की, ये जो लड़ाई है हम लोगों ने देखा, ये वापस से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस लड़ाई की वजह से यानी कि जो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स हुए हैं, हुआ क्या, आज के टाइम पर ज़्यादातर कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट ही देखने को मिलती हैं। कैपिटलिस्ट मतलब यहाँ पर जो बिज़नेस वगैरह है उसको ग्रो करना, लोगों के हाथ में बिज़नेस को देना, है ना। तो ज़्यादातर आपको ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कैपिटलिस्ट को बढ़ाया गया, रशिया के अंदर भी यहाँ पर कैपिटलिज्म को लेकर आया गया 1991 से लेकर 1994 के बीच में। तो कैपिटलिज्म ये कंट्रीज़ लेकर तो आ रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी आपको कैपिटलिज्म ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है, लोग यहाँ पर बिज़नेस वगैरह ग्रो कर रहे हैं, खूब सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिज़नेस के ऊपर बिलीव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो कैपिटलिज्म कंट्रीज़ है वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो गिरती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल रशियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना जिएंगे, वो बेसिकली यहाँ पर एक टाइम पर 64 ईयर्स के आसपास हुआ करती थी, मतलब एवरेज 64 साल इंसान जीता था। लेकिन अब यहाँ पे वो गिर कर 57% हो चुका है। और प्लस यहाँ पर 10 मिलियन के आसपास जो रशियन मैन हैं वो यहाँ पे आप देख पाओगे डिसअपियर हो चुके हैं। लोगों की डेथ हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, पॉइजन खा ले रहे हैं, होमिसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जॉबलेसनेस है, होपलेसनेस है, लोग दुखी हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं आज के टाइम पर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो मेंशन ये किया जाता है कि एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी से अच्छा है कि भैया एक हैप्पियर कंट्री बनो, वो ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के ऊपर जब दबाव रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के ऊपर इतना सारा कंट्रोल कर लिया जाता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है कि एक ही सरकार की चलेगी, किसी की चलेगी नहीं। चाइना के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है, लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो खुश रह ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर में, जैसा यहाँ पर रशिया के अंदर भी देखने को मिला। और फिर उसके बाद जो ये आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जैसे मैंने आपको बताया 20वीं सेंचुरी की जो ये पूरी की पूरी वॉर थी, ये आइडियोलॉजी के ऊपर बेस थी। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। देखो जो कोल्ड वॉर है ना, ये न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब था, लेकिन गोर्बाचेव यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे मामले को वापस से सुलझा दिया, कोल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने दिया। और 20वीं सेंचुरी यहाँ पर वो था जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के बीच में। कुछ इस प्रकार की इकोनॉमीज़ यहाँ पर आपस में एक तरीके से टक्कर में थी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में ज़्यादातर कंट्रीज़ कैपिटलिज्म मॉडल को अपना लेती हैं। कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हो जाती हैं, पैसा कमाने का यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा गोल होता है। तो कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह पर बिल्कुल फेमस, पूरी तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर इतनी बुरी तरह से यहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया गया है कि जो बैलेंस है ना वो बिगड़ चुका है। यानी कि एक तरफ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हुआ करती थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लोगों को छूट मिला करा करती थी, लोग अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड किया करते थे, वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म होती भी चली गई। पिछले 30 सालों के अंदर ऐसा हमने देखा है। पिछले 30 सालों में यहाँ पर ये जो कैपिटलिज्म है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और वैसे यहाँ पर डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे बढ़ते हुए नज़र आए हैं, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो आइडियोलॉजीज़ थी ना वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर गई, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मेंशन किया गया है। फिर आगे राइटर मेंशन करते हैं गांधी जी के एथिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ के बारे में। ऑथर का यहाँ पर क्या कहना है ना, एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो कहना यह है कि देखो गोर्बाचेव एक सही इंसान थे जिनका यहाँ पर काम था शांति को मेंटेन करना। दूसरी तरफ यहाँ पर बाद में कैपिटलिज्म आया, रशियन इकोनॉमी ने यहाँ पर कैपिटलिज्म को फॉलो किया, सभी लोग कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को इतना छूट देता नहीं है, बर्डन लोगों के ऊपर बहुत पड़ जाता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं पा रहे हैं, उनका जो एवरेज एज है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका है। तो गोर्बाचेव ने यहाँ पर यही चीज़ ऑब्जर्व करते हुए, देखो गोर्बाचेव रिज़ाइन कर देते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, रेजिग्नेशन के बाद में वो जो पूरा यूएसएसआर है टूट जाता है। गोर्बाचेव यहाँ पर बिलीव करते थे फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, लोगों को एक छूट दी जाए, फ्रीडम दी जाए, ठीक है ना, वो उनके ऊपर वो बिलीव किया करते थे। तो बेसिकली राइटर कहते यह हैं, शेप ऑफ एन इकोनॉमी मैटर्स मोर देन इट्स साइज फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी कि इकोनॉमी का जो साइज़ है, क्या बहुत बड़ी इकोनॉमी है हम, साइज़ से ज़्यादा मैटर करता है उसका शेप, किस प्रकार की आप इकोनॉमी हो। ज़्यादा पैसा है उससे ज़्यादा मैटर यहाँ पर क्या करता है कि कितना अच्छी तरीके से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। फिर यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक गवर्नेंस की,
तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो जो महात्मा गांधी जी का जो आइडिया है ना उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा राइटर मेंशन करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि लोगों के अधिकार को ध्यान में रखो, है ना, लोगों के अधिकार को ध्यान में रखो, लोगों को एक सिटीज़न दो, पूर्ण स्वराज, यहाँ पर बेसिकली सभी लोगों को सभी सिटीजन्स को यहाँ पर एक फ्रीडम मिलने चाहिए, सभी लोग को यहाँ पर पूर्ण फ्रीडम मिलना चाहिए, ये प्रोवाइड करवाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, पूरा बैकग्राउंड के साथ में हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। हालांकि काफ़ी सारी बातें थी इसके अंदर, लेकिन क्लियर हो चुका होगा। तो बेसिकली आज के टाइम पर जो फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन, ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है कि भैया हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएँ तुरंत ही, तो ये बेसिकली सही रास्ता नहीं है, ये कोई सही सोल्यूशन नहीं है इंडियन सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स को यहाँ पर छूट मिलेगी, उनको फ्रीडम मिलेगी, वो यहाँ पर एक सही सोल्यूशन होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर अरुण मायरा साहब का यहाँ पर एक कहना है। बाकी आप कितना एग्री करते हो, मैंने आपको बताया है कि हमेशा पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर हर एक ऑथर को सुन लेना है और वही बातें यहाँ पर चेपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, रियर गार्ड एक्शन करके इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को दिया गया है। मेंशन ये किया गया, कैन एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स। क्या हम लोग सीट बेल्ट्स का उपयोग करके जो एक्सीडेंट्स है उसको रोक सकते हैं? देखो हुआ क्या है ना, अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, जैसे मैंने आपको बताया, एनसीआरबी पूरे मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है वो सब कुछ डेटा लेकर आता है। तो साल 2021 के अंदर कितने एक्सीडेंट हुए हैं? लगभग 1,55,622 के आसपास, 1,55,622 के आसपास यहाँ पर आप देखोगे एक्सीडेंट्स हुए हैं। कार एक्सीडेंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है, ऐसा यहाँ पर एनसीआरबी ने रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया। और ये डेटा है साल 2014 के बाद से। साल 2014 से आप देखोगे तो अभी तक इतनी सारी डेथ्स हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है, मतलब साल 2014 से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है साल 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं। फिर उसके बाद मेंशन ये किया जाता है कि अभी रिसेंटली परसों की बात है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री, अभी यहाँ पर इनकी भी मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट के अंदर में। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे जो महाराष्ट्र पालघर है वहाँ पे देखी जाती है। और पुलिस के सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें तो पुलिस के सोर्सेज ये बताते हैं कि जो भी पैसेंजर्स की मृत्यु हुई है इस एक्सीडेंट के अंदर में, उन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं पहनी थी। साइरस मिस्त्री ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो एक्सीडेंट है ना, इसको रोका जा सकता था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सीट बेल्ट्स का ना उपयोग करके ये प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि हमने एक रिसर्च करी है, एक स्टडी करी गई थी, एक रिसर्च हुई थी, और वो रिसर्च बेसिकली यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के अंदर नवंबर 2021 के अंदर करी गई थी। और उस रिसर्च के अंदर बताया गया कि जो एयर बैग डिप्लॉयमेंट है, एयर बैग अगर गाड़ी के अंदर है और आप एयर बैग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मोर्टिलिटी रेट है, यानी कि जान जाने का जो एक तरीके से खतरा है, वो 63% से कम हो सकता है। और अगर सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है तो जान जाने का जो खतरा है वो 72% से कम हो जाता है। मतलब एयर बैग और सीट बेल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से होता है एयर बैग्स गाड़ी के अंदर में, क्योंकि गाड़ी जैसे ही टकराती है ना, इंसान आगे उसका सर लगता है। क्योंकि सारे केसेस ऐसे देखने को मिलता है, अभी वाला केस भी यही है, गाड़ी कहीं पे भी टकराएगी तो इंसान का सर आगे लगता है, डायरेक्टली हेड डैमेज होता है, और वही यहाँ पर इंसान की जान ले लेता है। और अगर सीट बेल्ट भी होगा तो इंसान एकदम से आगे नहीं आएगा, वो बेसिकली यहाँ पर पीछे चिपका रहेगा, तो जान जाने की जो एक तरीके से रिस्क है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपने एयरबैग्स देखा, एयरबैग्स ये है, अगर आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है और एयर बैग भी है, तो इससे क्या होगा, आप एयर बैग पे टकराओगे, इधर स्टीयरिंग पे नहीं टकराओगे। इससे यहाँ पर जान बिल्कुल बचने के पूरे चांसेस हैं। तो वही बोला गया, लेकिन क्या करते हैं लोग, ना एयर बैग का इस्तेमाल करते हैं और ना ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है इस एक्सीडेंट के तहत। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई कि हम लोग इस प्रकार से एयर बैग का यूज़ करके लगभग 63% के आसपास जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो यहाँ पर कम किया जा सकता है। और जो बेल्ट होती है उसका इस्तेमाल करके, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करके 72% तक यहाँ पर रिस्क कम हो सकता है। और बोला यह गया कि अगर आप एयर बैग और सीट बेल्ट दोनों का साथ में उपयोग करो तो यहाँ पर जो मोर्टिलिटी रेट है ना, जो मरने का एक तरीके से रिस्क, वो 80% तक कम हो सकता है। तो आप इमेजिन करो, जब यहाँ पर खुद रिसर्च ये बताती है कि हाँ
ये काम करके ये काम हो सकता है, तो क्यों ना उसको अपनाया जाए। लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन ये किया गया, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू एक डेटा दिया गया। उन्होंने डेटा में ये बताया कि साल 2017 के अंदर एक्सीडेंट में जितनी भी डेथ हुई थी उसमें से लगभग 26,896 यानी 26,896 के आसपास जो लोगों की जान गई है ना, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उन्होंने सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया था। अगर सीट बेल्ट का उपयोग कर लेते तो जान कम जाती। इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और ऐसी स्टडी कई सारी यहाँ पर देखने को मिली हैं जहाँ पर मेंशन किया गया है काफ़ी बार तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सीरियस इंजरीज़ तभी होती हैं जब कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है या एयरबैग का इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा खुद यहाँ पर रिपोर्ट मेंशन करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ें यहाँ पर एनसीआर भी बताता है। तो करना क्या है, करना यह है कि भैया दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। जब भी कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, सीट बेल्ट और एयरबैग का ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी एक चीज़ और है, एक चीज़ यह है कभी भी गाड़ी को ओवर स्पीड में नहीं चलाना है, क्योंकि एनसीआरबी के फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2021 के अंदर एक्सीडेंट में जितनी भी डेथ हुई हैं, रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें से 56% रोड एक्सीडेंट के पीछे का कारण है गाड़ी की ओवर स्पीडिंग, तेज़ रफ्तार। किस चीज़ की जल्दी है यार, है ना। अगर यहाँ पर तेज़ रफ्तार है गाड़ी की तेज़ रफ्तार की वजह से यहाँ पर 56 मतलब आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड तेज़ करने की वजह से देखने को मिले। तो लोग भले यार थोड़ा लेट पहुँच जाओगे, काम 5-6 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ 10 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से काम करना, ज़बरदस्ती के यहाँ पर काम करना, ये आप लोग खुद डेटा देख रहे हो तो इससे लाइफ में भी कुछ सीख सकते हो, एक अवेयरनेस का काम भी करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक इशू देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पर इशू यह है कि बहुत सारी जगह पर खुद गलती ये होती है कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड्स के अंदर बहुत सारे गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते होते रोड बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया कहीं कहीं पर आपको स्टील के बड़े बड़े बैरिकेड्स नज़र आते हैं, तो मेंशन किया गया उसको हटाकर आप लोग वायर के तार के लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है, रस्सी के लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया कि किस प्रकार से जो एक्सीडेंट्स है वो हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है वो क्या है वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ जो देखो अभी मैंने आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किया ना एक्सीडेंट वाला, वही बिल्कुल ये है, सीट बेल्ट और ये सेफ्टी रेगुलेशंस किस किस चीज़ का ध्यान में रखना है वो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आता है एक अगला एडिटोरियल। अब ये एडिटोरियल बात करता है द बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी फॉर द LGBTQIA+ कम्युनिटी, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीन, इंटरसेक्स और उसके बाद एसेक्सुअल, ये जो कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है ना, इनके लिए जो कन्वर्जन थेरेपी है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पर एक बॉडी आती है NMC, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखी। सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल से यहाँ पर बोला कि भैया कन्वर्जन थेरेपी को पूरी तरह से बैन कर दो। और इसी बॉडी ने क्या बोला कि कन्वर्जन थेरेपी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, आप गलत कर रहे हो अगर कन्वर्जन थेरेपी कर रहे हो तो। और जो भी कोई मेडिकल के अंदर जो व्यक्ति है, डॉक्टर है या जो भी यहाँ पर सर्जन है, जो भी इस कन्वर्जन थेरेपी को करेगा तो उसको भी यहाँ पर सज़ा मिलेगी, उसका लाइसेंस वगैरह छीन लिया जाएगा, ऐसा खुद नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है। नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या, देखो नेशनल मेडिकल कमीशन ना बेसिकली जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी है। इंडिया के अंदर जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि भैया कि क्या करना है, कन्वर्जन थेरेपी को पूरी तरह से बैन करना है क्योंकि ये गलत है। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि कन्वर्जन थेरेपी है क्या और कन्वर्जन थेरेपी से रिस्क क्या है। देखो कन्वर्जन थेरेपी या इसको हम लोग रेपरेटिव थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली क्या करती है ना, एक जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक जेंडर आइडेंटिटी को ही बदल देना, उसकी पूरी तरह से पहचान ही बदल देना, ठीक है ना। अब कैसे करा जाता है, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट करके, दवाइयों का इस्तेमाल करके उसका पूरा का पूरा आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये कन्वर्जन थेरेपी कहलाती है ना। तो बेसिकली यहाँ पर होता यह है, मतलब तो आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, अगर कोई कन्वर्जन थेरेपी करवा रहा है तो LGBTQ कम्युनिटी कन्वर्जन थेरेपी करवा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यहाँ पर यह बताई गई कि AACAP
AACAP क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, यह है अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री। इनके अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने मेंशन किया कि इस कन्वर्जन थेरेपी से रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो सकती है, प्लस यहाँ पर एंजाइटी बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है ना। दवाइयों का जो यूज़ किया जा रहा है उसका एक गलत उपयोग देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर सुसाइड भी हो सकती है लोगों के थ्रू। तो ये सारे रिस्क यहाँ पर निकल कर आते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस कन्वर्जन थेरेपी को बैन किया गया। अब इसी कन्वर्जन थेरेपी को लेकर पहले भी कुछ केसेस निकल कर आए हैं। मद्रास हाई कोर्ट का भी आपको एक रोल देखने को मिलेगा। ये बात है 7 जून 2021 की। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश साहब ने यहाँ पर, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर है, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, एक केस को रूल किया। और उस केस को रूल करते हुए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। कोई भी अगर एक ऐसा मेडिकल अटैम्प्ट कर रहे हो कि कन्वर्जन थेरेपी कर रहे हो, जेंडर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर यहाँ पे लगाई जाएगी रोक। और ये रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर बोला गया है जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन थेरेपी करता है तो बेसिकली यहाँ पर उसका जो लाइसेंस वगैरह है वो यहाँ पर छीन लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है ना, उसका मेडिकल लाइसेंस यहाँ पर छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे केसेस भी आ चुके हैं और उन केसेस को भी टैकल किया जा चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि ये जो आपको देखने को मिलेगा ना कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो कैसे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। मतलब कहना का मतलब यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि स्कूल कॉलेजेस जो है ना, इनको यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर जो ये LGBTQIA+ कम्युनिटी है ना, इनके प्रति बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनको बली किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो ये चीज़ें स्कूल में ना सिखाई जाएँ। स्कूल में जेंडर न्यूट्रल के बारे में सिखाया जाए, जेंडर न्यूट्रल क्या है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी बात जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली पेरेंट्स की साइड से स्टार्ट होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स अब्यूज़ करने लगते हैं। अगर यहाँ पर कोई LGBT कम्युनिटी का यहाँ पर एक तरीके से बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स यहाँ पर सबसे पहले अब्यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और घर से यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, घर से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि कन्वर्जन थेरेपी कर लिया जाए, कन्वर्जन थेरेपी से यहाँ पर सही हो जाएगा मामला। लेकिन यहाँ पर इससे करने से भी बिल्कुल लाइफ को एक बहुत बड़ा रिस्क है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया कि भैया देखो, पहली बात तो LGBT कम्युनिटी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और पेरेंट्स यहाँ पर खुद यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि स्टार्टिंग इन सब चीज़ों की खुद पेरेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक और एडिटोरियल की तरफ। वहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेटा पॉइंट है। अब वो डेटा पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। इस डेटा पॉइंट के अंदर क्या क्या बोला गया है, इंडिया पाकिस्तान के व्यापार के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो अभी क्या हुआ ना कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, बाढ़ आई, और उस बाढ़ की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है। और उसके बाद में आप देखोगे तो हज़ारों से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है उस बाढ़ की वजह से। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, मतलब बाढ़ आ गई है तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है, खासकर व्यापार के रिलेशंस के बारे में। देखो व्यापार के बारे में इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि साल 2019 आपको याद होगा, साल 2019 में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। बेसिकली ये एक इनऑपरेट हो चुका था, है ना। ये 2019 के अंदर किया गया और इससे पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हुआ और पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश करी कि आर्टिकल 370 को वापस से रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आर्टिकल 370 यहाँ पर ऐसे ही अब्रोगेट रहा। तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग भारत के साथ में व्यापार को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, हम लोग भारत के साथ में व्यापार करेंगे ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा था, यानी साल 2019 से पहले पाकिस्तान हमसे व्यापार किया करता था। अगर आप लोग साल 2008 का डेटा देखोगे ना, तो साल 2008 में जो पाकिस्तान है वो एक ट्रेडिंग पार्टनर के अंदर आता था। पाकिस्तान हम लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट किया करता था, हमारा जो कॉटन है उसको इंपोर्ट किया करता था, मीट इंपोर्ट किया करता था। लेकिन साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके बाद से पाकिस्तान ने व्यापार ख़त्म कर दिया।
बोला अब हम व्यापार करेंगे नहीं इंडिया के साथ में। और ऐसा ये चलता रहा। 2019 से 2022 आ चुका है। अब 2021 यानी पिछले साल का भी अगर हम लोग डेटा देखें तो पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो व्यापार था वो 0.5% था। जो एक टाइम पर 4-5% का व्यापार हुआ करता था वो बेसिकली ज़ीरो के आसपास पहुंच गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ भी इंपोर्ट किया नहीं इंडिया से। ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई। अब होता क्या है, रिसेंटली एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लड देखने को मिलेगा, एक खतरनाक बाढ़ आती है, एक भीषण बाढ़ आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इनका जो फसल वगैरह है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और मैंने आपको बताया क्या क्या नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसी बाढ़ के कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने पिछले सप्ताह ये बोला कि जो उनकी सरकार है वो अभी यहाँ पर कुछ देख रही है, मामला देख रही है कि इंडिया से जो वेजिटेबल्स हैं और प्लस कुछ और खाने के आइटम्स है उसको इम्पोर्ट किया जाए। मतलब पाकिस्तान वापस से ट्रेड को चालू कर सकता है। और यहाँ पर ये जो डेटा है ना, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि 2019 से पहले पाकिस्तान बेसिकली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था। मीट, कॉटन, वीट, सीरियल, फ्लावर यानी आटा वगैरह जो है, कॉटन है, मीट है, गेहूं है, ये सारी चीज़ें इंडिया से ही लिया करता था। लेकिन 2019 के बाद में पाकिस्तान ने इंडिया से इंपोर्ट बंद कर दिया और इंडिया की बजाय ये चाइना, यूएस, ब्राज़ील से ये सारा सामान लेने लगा। तो एक टाइम पर जो व्यापार ऐसा था वो गिरकर 2020 में बिल्कुल डाउन हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो क्या चांसेस है कि व्यापार वापस से खड़ा हो सकता है इस बार, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। वो आने वाला टाइम बताएगा, पाकिस्तान के डिसीजन के ऊपर ये सारी बातें मैटर करती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या मेंशन किया गया कि जब आप लोग यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का डेटा देखोगे तो साल 2014 से 18 के बीच में देखो तो 64% के आसपास जो पाकिस्तान ने मीट इंपोर्ट किया था। फिर यहाँ पर आप कह सकते हो 42% के आसपास कॉटन इंपोर्ट किया था। फिर 15% के आसपास और भी बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया था पाकिस्तान ने इंडिया से। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इंडिया को रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान ने। अब वो जो भी यहाँ पर मीट या गेहूँ, चावल जो भी यहाँ पर ख़रीद रहा है वो आज के टाइम पर ये यूएस, ब्राज़ील से ही इंपोर्ट कर रहा है। जैसे यूएस और ब्राज़ील से कॉटन ख़रीद रहा है, चाइना से आटा ख़रीद रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आई थी। लेकिन अब देखो, हो सकता है ये वापस से इंडिया के पास आए और इंडिया से यहाँ पर व्यापार करने की अभी के टाइम पर इनके थ्रू सोचा जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर लास्ट में आप लोग ये वाला पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट है ये देख सकते हो, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। मेंशन किया गया। पार्टनर की बात करें तो पाकिस्तान और दूसरे पार्टनर की बात की जा रही है। पाकिस्तान और चाइना का जो व्यापार है साल 2008 में ये बहुत कम हुआ करता था, लगभग 11.2% के आसपास हुआ करता था। जो ब्रैकेट में वो बेसिकली परसेंट के अंदर डेटा है। लेकिन साल 2021 में जब आप लोग देखोगे तो वही व्यापार चाइना के साथ में पाकिस्तान का बढ़ चुका है, यूएई के साथ में व्यापार बढ़ चुका है, इंडोनेशिया के साथ में बढ़ चुका है, यूएस के साथ में बढ़ चुका है, सऊदी अरेबिया के साथ में बढ़ चुका है। सऊदी अरेबिया के साथ में यहाँ पर कम हुआ आपको देखने को मिलेगा। कुवैत के साथ में भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ में बहुत ही कम हुआ है। इंडिया के साथ में साल 2008 में 4% के आसपास व्यापार हुआ करता था, वो बेसिकली 0.5% के आसपास हो गया है, ऐसा इस पर्टिकुलर डेटा में बताया गया। तो इस डेटा का उपयोग आप लोग कर सकते हो रिलेशंस को जब भी आप लोग मेंशन करोगे। इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड को लेकर रिलेशंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल डेटा। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब फटाफट आज की वोकैबलरीज़ को देखते हैं। आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स क्या क्या हैं। सबसे पहला वोकैब है थ्रॉन्ग्ड। थ्रॉन्ग्ड मतलब यहाँ पर है टू क्राउड टुगेदर इन ग्रेट नंबर्स, या फिर भीड़ लगाना। इधर इंग्लिश में मीनिंग है, उधर हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है लैक्स। लैक्स मतलब विदाउट मच केयर, ठीक है, या आप कह सकते हो ज़्यादा केयर ना करना, ज़्यादा टेंशन ना पे करना। तो बेसिकली यहाँ पर हिंदी में इसको हम लोग लापरवाह बोल सकते हैं। तीसरा आपको वोकैब देखने को मिलेगा एंशियस। एंशियस मतलब यहाँ पर क्या है, फीलिंग और शोइंग वरिंग, नर्वसनेस दिखाना। एक तरह नर्वसनेस मतलब यहाँ पर चिंता होना, चिंतित जो है बेसिकली वो एंशियस या एंजाइटी कहलाता है। फिर आता है जियोपार्डी। आपने काफ़ी बार देखा होगा जियोपार्डी वर्ड का यूज़ किया जाता है। जियोपार्डी मतलब डेंजर या रिस्क, या सिंपल सा बात करें तो यहाँ पर इसको खतरा बोला जाएगा। फिर आता है फोरगो। फोरगो मतलब त्यागना या डू विदाउट। तो ये यहाँ पर आपको 5 वोकैब्स दी गई हैं। डेली बेसिस पर ये वोकैब्स मिलती हैं, तो इनका आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आज का डेटा था। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना है। आज के न्यूज़पेपर में छोटे आर्टिकल्स बहुत कम थे, बाकी यहाँ पर जो एडिटोरियल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, जो कि आपके साथ में डिटेल से डिस्कस करे गए हैं। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। देखो यूके के अंदर जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो एक तरीके से पोस्ट है ना, उसको लेकर इलेक्शन चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी कि देखो
कि अब की यार इंडियन ओरिजिन वाले जो ऋषि सुनक हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक लीडर बन सकते हैं यूके के अगले पीएम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, ये पूरा मामला ख़त्म होता है। जो इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक हैं तो अब यहाँ पर ये हार चुके हैं, आप कह सकते हो कि तो जो लिस्ट ट्रस्ट हैं बेसिकली ये यहाँ पर जीत चुकी हैं। तो ट्रस्ट ने यहाँ पर जीता है ये काम, ट्रस्ट ने जीत लिया है, जो कि आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रही हैं। और ये यूके की नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगी, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर आर्टिकल में बताई गई है। तो पहले तो आपको ये वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि यूके की नेक्स्ट पीएम या फिर न्यू पीएम कौन सी हैं, तो आपको लिस्ट ट्रस्ट देखने को मिलेंगी। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नाउ आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी आज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बातचीत होने वाली है, तो रिलेशंस में बातचीत होगी। जो भी डिस्कशन, जो भी एग्रीमेंट्स करे जाएंगे वो सब आपके साथ में शेयर कर लिए जाएंगे। एटलीस्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 एग्रीमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, 7 बातों पर चर्चा की जा सकती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो 2014 का ये क्वेश्चन था कि ब्रिक्स के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ब्रिक्स का पहला समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो में 2009 में। दूसरा स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, 2 ओनली, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है, क्योंकि ब्रिक्स की फुल फॉर्म यही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री था जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। बाकी फर्स्ट समिट इसका रियो डे जेनेरियो में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।